हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास के गुरु कौन थे। जो हमारे सूरदास जी थे उनके गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है रामानंद, ऑप्शन बी है रामदास, ऑप्शन सी है बल्लभाचार्य और ऑप्शन डी है विट्ठलनाथ। तो अगर हम बात करें सूरदास की तो इनके गुरु थे बल्लभाचार्य जी। कौन थे? बल्लभाचार्य जी। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो बल्लभाचार्य जी थे वो सूरदास के गुरु थे और इनकी फेमस रचना थी सूरदास की सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी है। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने भगवत के 1.25 लाख पदों की रचना की, जिसमें से 500 पद उपलब्ध हैं जो सुरसागर में संकलित हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मंत थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इस विषय में अभी मतभेद हैं। आगरा के समीप गऊ घाट पर इनकी मुलाकात बल्लभाचार्य जी से हुई थी और वे उनके शिष्य बन गए थे। बल्लभाचार्य ने ही उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था। यानी कि जो सूरदास जी थे बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और वो उन्होंने कहा था कि तुम्हें श्री कृष्ण जी के जो पद गान है उनके पद गाने का आदेश दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि छंद पढ़ते समय, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। यानी कि जब हम छंद पढ़ते हैं तो जब विराम आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है यति, ऑप्शन सी है तुक और ऑप्शन डी है गण। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ये कहते हैं यति, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब हम कोई छंद पढ़ते हैं तो आने वाले विराम को हम यति कहते हैं और जब हम रुकते नहीं हैं, पढ़ते चले जाते हैं लगातार, तो उनसे गति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि छंद में नियमित रूप से वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को हम यति कहते हैं। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है, लेकिन छंद जब बड़े हो जाते हैं तो ये चरण में एक से अधिक यति या फिर विराम होते हैं। ठीक है, यानी फिर हमारा जो छंद है वो थोड़ा बड़ा है तो हमें एक से अधिक बार रुकना पड़ेगा, और जो हमारा छंद छोटा है तो हम पूरे छंद के अंत में ही जाके रुकते हैं। ठीक है, इसे यति कहते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचारों के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ पर हमारा जो वाक्य होता है वो अपनी अंतिम गति ले ले और हमारे जो विचार होते हैं उनके तार टूट जाएं, यानी कि फिर हम उसके बाद और ना सोचे, तो उसमें किस चिन्ह का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए है योजक, ऑप्शन बी है अल्प विराम, ऑप्शन सी है उद्धरण चिन्ह और ऑप्शन डी है पूर्ण विराम। तो वैसे वाक्य को हम पूर्ण विराम, तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब हमारे विचार अंतिम तार ले लेते हैं और आगे हम कुछ नहीं लिखते हैं या और कुछ नहीं सोचते हैं तो वहाँ पे हम पूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाएं, वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक या विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में किया जाता है। यानी कि जो हमारा पूर्ण विराम होता है वो हमारे विस्मय सूचक और प्रश्न सूचक, जो प्रश्नवाचक और जो विस्मय सूचक वाक्य होते हैं उनमें नहीं किया जाता, बल्कि सब में किया जाता है। ये चिन्हों का प्रयोग सामाजिक पदों या फिर पुनरुक्त या फिर युग्म शब्दों के मध्य में किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग थोड़ा वहाँ किया जाता है और अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना पड़ता है। यानी हम अल्प विराम का प्रयोग वहाँ करते हैं जब अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना पड़ता है। ठीक है, आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अमरस क्या है। जो अमरस है वो क्या है। ऑप्शन ए है काव्य दोष है, ऑप्शन बी एक संचारी भाव है, ऑप्शन सी एक काव्य गुण है और ऑप्शन डी एक अलंकार है। तो अगर अमरस की बात करें तो वो एक संचारी भाव है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो हमारे संचारी भाव होते हैं इनकी संख्या टोटल 33 होती है और जो अमरस होता है वो एक संचारी भाव होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मन में आने जाने वाले संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। यानी ऐसे विचार जो हमारे मन में आते हैं और थोड़ी दिन के बाद चले जाते हैं, यानी कि आते जाते रहते हैं, वही हमारे संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। और अमरस भी एक संचारी भाव है जो विरोधी का
अपकार जो विरोधी का अपकार करने की क्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है। ये अपने अपमान और तिरस्कार के कारण उत्पन्न एक क्षोभ है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि कबीरदास की भाषा कौन सी है, यानी कि जो कबीरदास है उनकी भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा है, ऑप्शन बी है खड़ी बोली है, ऑप्शन सी है कन्नौजी है और ऑप्शन डी है सदुक्कड़ी है। तो अगर हम बात करें कबीरदास की तो इनकी भाषा है सदुक्कड़ी। ठीक है। इनकी भाषा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सदुक्कड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, जिनकी भाषा को सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आज हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज के लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि, जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। जो हमारे संत कबीर हैं इनकी भाषा में हमें कई सारी भाषाओं के गुण मिलते हैं, जैसे कि अरबी भाषा हो गई, फारसी भाषा हो गई, पंजाबी भाषा हो गई, ब्रजभाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, बुंदेलखंडी हो गई। इसीलिए इनकी भाषा को हम क्या कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुक्कड़ी कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए, यानी कि मुहावरों में उचित विकल्प चुनना है। 6वां क्वेश्चन है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है, यानी कि द्रौपदी का चीर है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए नारी का अपमान करना, ऑप्शन बी है शर्मनाक कार्य, ऑप्शन डी सी है कभी समाप्त ना होना और ऑप्शन डी है सुंदर स्त्री। तो द्रौपदी का चीर होता है कभी समाप्त ना होना। ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द्रौपदी का चीर क्या होता है, कभी समाप्त ना होने वाला। ठीक है। आगे कह रहा है कि द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ है कभी समाप्त ना होने वाला है, अर्थात अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो उसे हम अनंत कहते हैं। ठीक है। और 7वां क्वेश्चन क्या है कि कूपमंडूक होना क्या अर्थ है, यानी कि कूपमंडूक होना का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है कुएं में गिरना, ऑप्शन बी है मूर्ख होना, ऑप्शन सी है मात देना, ऑप्शन डी है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो कूपमंडूक होने का मतलब होता है सीमित ज्ञान या फिर सीमित अनुभव होना, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। कूपमंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान और सीमित अनुभव होना। आगे कह रहा है कि कूपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ होता है सीमित ज्ञान या फिर सीमित अनुभव होना। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांट कर 11 लावा की संख्या दी गई है। ये चारों उचित क्रम में नहीं है, चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। तो हमको उचित क्रम में लगाना है जिससे मेरा एक शुद्ध वाक्य उसका निर्माण हो सके। ठीक है। तो कह रहा है कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने बहुत से यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चिन्हवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो हमारा होगा सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यानी कि क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो यानी कि यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का यानी कि बा होगा, कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके, यानी कि याल्ला रावा। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है, याल्ला रावा। तुम्हारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, याल्ला रावा। यानी कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों की तरफ पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सामाजिक जीवन में मनुष्य को क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों की तरफ पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। यारा लावा जो हमारा सही है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, यानी कि जो पूर्व और उत्तर होता है उनके बीच की दिशा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आग्नेय, ऑप्शन बी है ईशान, ऑप्शन सी है वायव्य और ऑप्शन डी है नैऋत्य। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईशान। जो हमारी उत्तर और ये हमारी पूरब इनके बीच की जो ये दिशा होती है इसे हमें ईशान कहते हैं। वहीं दक्षिण और पूर्व की दिशा की इसको हम आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम की दिशा की जो है वाली है इसको हम वायव्य कहते हैं। और जो हमारी उत्तर और ये हमारी पश्चिम के बीच की ये दिशा है इसको हम क्या कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। ठीक है। तो हमारा ईशान ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहा है आगे कह रहा है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं। ठीक है। पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बले शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए, यानी कि जो बले शब्द है इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है वृक्ष की छाल, ऑप्शन बी है गोलाकार घेरा, ऑप्शन सी है मृग की छाल, ऑप्शन डी है आवरण। तो बले का सही हो जाएगा गोलाकार घेरा। जो बले होता है उसका मतलब होता है गोलाकार घेरा। ठीक है। ऑप्शन बी सही।
हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द समास का चयन कीजिए, यानी कि नीचे दिए गए शब्द इसमें से अव्ययीभाव कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन ए है पाप पुण्य, ऑप्शन बी है आजीवन, ऑप्शन सी है घुड़सवार और ऑप्शन डी है पीताम्बर। तो अव्ययीभाव समास की बात करें तो ऐसा शब्द जिसमें पहला शब्द अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है या फिर प्रधान होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो हमारा जो आजीवन है इसमें जो आ प्लस जीवन से मिलकर बना है, नहीं पहला शब्द उपसर्ग है तो वो हमारा हो जाएगा अव्ययीभाव समास। वहीं पाप पुण्य में दोनों शब्द समान होते हैं या फिर एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे कि पाप पुण्य दिन रात माता पिता। वहीं जो घुड़सवार है घोड़े पर सवार यानी कि हमारा तत्पुरुष समास है, और पीताम्बर है पीले हैं बसरी से भगवान श्री कृष्ण। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, और अव्ययीभाव समास में है आजीवन में अव्यय समास है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं, जैसे कि प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म और आजीवन इत्यादि। ठीक है, कह रहा है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। तो हमारा कारण जो हमारे कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध काकी के संबोधन है, और अधिकरण में पर। तो अगर ठीक समय पर आ जाना इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अधिकरण में पर है। ठीक है भाई, करण से में क्या होता है, से होता है, और एक अपादान से अलगाव होता है, वो अपादान करण से होता है के द्वारा, कर्म को होता है संप्रदान के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वे कार्य जो क्रिया के समय स्थान अवसर आदि का बोध कराए वहाँ पे अधिकरण कारक होता है, यानी कि ऐसा कार्य जो क्रिया के समय का स्थान का और अवसर का बारे में बताता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, ठीक समय पर आ जाना और घड़े में पानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, यानी कि जो मंदिर और मदिरा है इनका सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए पूजा घर और पुजारी, ऑप्शन बी है घर या सवारी, ऑप्शन सी है गुफा या बड़ी गुफा, ऑप्शन डी है देवालय या अश्वशाला। अगर हम बात करें मंदिर की तो इसका मतलब होता है पूजा घर, ठीक है, यानी कि देवालय, और दूसरा है मंदिरा, इसका मतलब होता है अश्वशाला। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मंदिर का मतलब होता है देवालय और मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मंदिर का अर्थ है देवालय पूजा घर, जबकि मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। आगे कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, यानी इन चारों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन ए मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ऑप्शन बी है उसके आने के बाद वर्षा होने लगी, ऑप्शन सी है वे घर से निकला और वर्षा होने लगी, ऑप्शन डी है जी वे घर से निकला वर्षा होने लगी। तो मिश्रित वाक्य वे होते हैं जिसमें हम दो वाक्यों को मिश्रित करते हैं, और उसमें देखो जी वे घर से निकला वर्षा होने लगी, तो वो हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। जी ही वे घर से निकला वर्षा होने लगी हमारा मिश्रित वाक्य है, जिसमें जी हुई की क्योंकि जो सो आदि का प्रयोग हो वो हमारे मिश्रित वाक्य होते हैं, जबकि जहाँ पे और का प्रयोग हो वो हमारे क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। लेकिन जो मेरे बातें वर्षा होने लगी सरल वाक्य है, उसके आने के बाद वर्षा होने लगी ये भी सरल है, वे घर से निकला और वर्षा होने लगी संयुक्त वाक्य है, जी वह घर से निकला और वर्षा होने लगी ये हमारा मिश्रित वाक्य यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित यानी कि गौण उपवाक्य हो, तो दोनों वाक्य आपस में जब जब जहाँ जहाँ अगर तो इत्यादि से जुड़े हों तो उन वाक्यों को मिश्रित वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि जी घर से निकला वर्षा होने लगी, राम नहीं आता तो गीता चली जाती, जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुट जाती है। तो ये सब हमारे मिश्रित वाक्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि प्रश्न संख्या 15 से 18 काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी हमारा काव्यांश पढ़ना है। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिलाई है, गहनता की फसलें लहलहाई है, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी इच्छा हम कुछ जगह दिखाएं, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि कभी के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, यानी कभी के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई है। ऑप्शन है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, ऑप्शन बी है मन से बातें करने की, ऑप्शन सी है खुशियाँ मनाने की, और ऑप्शन डी है अपनी पहचान बनाने की। तो इसमें जो कभी है इसके मन में कुछ इच्छा उत्पन्न है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, यानी ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा आज कुछ करके दिखाया, यानी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा जागृत हुई है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है।
16वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूखे पत्ते प्रतीक हैं। जो हमारे सूखे पत्ते हैं वो किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन ए है पतझड़ के, ऑप्शन बी है अकाल के, ऑप्शन सी है मन के सूनेपन के, ऑप्शन डी है शुष्कता के। तो सूखे पत्ते की बात करें तो वो प्रतीक हैं सूखे मन के सूनेपन के। ठीक है, ऑप्शन सी से जाएगा, मन के सूनेपन के प्रतीक हैं सूखे पत्ते। आगे कह रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने मन के सूनेपन की तुलना पेड़ के सूखे पत्ते से की है। ठीक है, उसके बाद हमारा कह रहा है कि 17वां क्वेश्चन, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? तो किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? ऑप्शन ए है भाव रूपी कलियों पर, ऑप्शन बी है विचार की कलियों पर, ऑप्शन सी है छोटी नई कलियों पर, ऑप्शन डी है शुष्क कलियों पर। ये किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? तो विचारों की कलियों पर। विचारों की कलियों पर क्या हुआ है? भाव का आगमन हुआ है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विचारों की कलियों पर भाव का आगमन हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए काव्यांश में कवि कहता है कि विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है। ठीक है, आगे कह रहा है कि गहनता की फसल से कवि का आशय है। तो गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? ऑप्शन ए विचारों में परिपक्वता, ऑप्शन बी है अपना अस्तित्व, ऑप्शन सी है लहलाती फसलें, ऑप्शन डी है विचारों की गंभीरता। तो गहनता की फसल से कवि का आशय है विचारों की परिपक्वता। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विचारों की परिपक्वता होता है गहनता की फसल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गहनता की फसल से कवि का आशय विचारों की परिपक्वता से है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है 19वां, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो रामू की केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन ए अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा अपेक्षा, ऑप्शन बी है अपेक्षा उपेक्षा, ऑप्शन सी है अपेक्षा उपेक्षा अपेक्षा और ऑप्शन डी है उपेक्षा अपेक्षा। तो रामू की उपेक्षा इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, रामू की अपेक्षा यानी कि तिरस्कार इसीलिए हुआ क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा यानी कि तुलना में अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सही वाक्य है, रामू की अपेक्षा केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तब विकल्प सी सही है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी है अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी है विशेषोक्ति, ऑप्शन डी है उपमा। तो पानी बीच मीन प्यासी यानी पानी के अंदर जो मछली है वो प्यासी है, और मोही सुन सुन आवे हंसी यानी कि पानी के अंदर रहकर भी मछली प्यासी है, ये सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। इसमें कौन सा कारण है? तो इसमें हमारा है विशेषोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यह अलंकार जहाँ कारण होते हुए भी कार्य ना हो, यानी पानी के होते हुए पानी होते हुए भी प्यास से मछली तड़प रही है, तो वो कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो कौन से शब्द में सभी जो शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? ऑप्शन ए है राम, रामचरितमानस, गंगा, ऑप्शन बी है कृष्ण, कामयानी, मिठास, ऑप्शन सी है लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ऑप्शन डी है ममता, वकील और पुस्तक। तो कौन से शब्द में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? यह शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के बोध कराते हैं वो संज्ञा कहलाती है। 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसमें जो राम है, रामचरितमानस और गंगा है, ये हमारे व्यक्तियों का बोध करा रही है, तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कामयानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो मिठास है भाववाचक संज्ञा है, तो ये गलत हो जाएगा। लखनऊ हमारा व्यक्तिवाचक है, आम जो है, बुढ़ापा है वो भाववाचक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ममता भाववाचक है, वकील जो है हमारा जातिवाचक है, पुस्तक जो हमारा है वो जातिवाचक है, ये भी गलत है। लेकिन राम, रामचरितमानस, गंगा ये हमारे व्यक्तिवाचक है, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, वह कह रहा है कि वे संज्ञा जो किसी वस्तु, स्थान, वे संज्ञा जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराती है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वाराणसी, रामायण, रामचरितमानस, गंगा, मोहन इत्यादि, ये सब हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। आगे हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि इन चारों में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है मंदाकिनी, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है कालिंदी और ऑप्शन डी है सुरसरिता। तो अगर बात करें हम गंगा की, तो उनके पर्यायवाची मंदाकिनी होता है, भागीरथी होता है, सुरसरिता होता है, जानवी होता है,
लेकिन जो हमारा कालिंदी होता है ये नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि कालिंदी जो हम होता है वो हमारे यमुना का पर्यायवाची होता है, गंगा का नहीं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नदीश्वरी, त्रिपथगा, देवपगा, जानवी, देवनगी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमृतरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपति है, जबकि कालिंदी जो है वो यमुना का पर्यायवाची शब्द है। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है अपनति, ऑप्शन बी है श्रृंगार, ऑप्शन सी है मुश्किल और ऑप्शन डी है मातृभूमि। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रृंगार। जो हमारा श्रृंगार है इसकी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, बिल्कुल श्रृंगार जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, जबकि मातृभूमि गलत है, मुश्किल भी गलत है और अवनति भी हमारा गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि श्रृंगार शब्द की वर्तनी शुद्ध है, जो उन्हीं का शुद्ध शब्द है अवनति, मुश्किल और मातृभूमि, यानी कि जो हमारा अवनति है वो इस तरह से लिखा जाएगा, अवनति। ठीक है, लेकिन और हमारा जो मुश्किल है वो ऐसे करके लिखा जाएगा, मुश्किल। ठीक है, मुश्किल। वहीं जो हमारा मातृभूमि है वो ऐसे करके लिखा जाएगा, मातृभूमि। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? ऐसे करके, मातृभूमि। और जो हमारा श्रृंगार है बिल्कुल सही लिखा है। आगे कह रहा है हमारा 24वां क्वेश्चन कि समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, यानी इन चारों में से कौन सा समूहार्थक चिन्ह है? ऑप्शन ए है पुरुष, ऑप्शन बी है स्त्री, ऑप्शन सी है मनुष्य, ऑप्शन डी है भीड़। तो अगर बात करें पुरुष की तो समूह में नहीं है, क्योंकि एक ही बात कर रहा है तो ये गलत है। मनुष्य भी नहीं है और स्त्री भी नहीं है। लेकिन जो हमारा भीड़ है ये हमारे कई सारे लोगों के समूह की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समूहार्थक शब्द है हमारा भीड़। ठीक है, भीड़ होता है हमारा समूहार्थक शब्द। आगे कह रहा है कि भीड़ समूह को दर्शाता है, इसलिए अन्य शब्द समूह जो भीड़ होता है समूह को दर्शाता है, जबकि अन्य शब्द नहीं दर्शाते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? जो आंशिक शब्द है उसमें क्या प्रत्यय है? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है का, ऑप्शन सी है इक और ऑप्शन डी है सिक। तो प्रत्यय वे जो होते हैं वो किसी भी शब्द के लास्ट में जोड़े जाते हैं, यानी अंत में। तो आंशिक अंश प्लस इक से मिलकर बना है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इक। ठीक है, इक हमारा प्रत्यय, क्योंकि आंशिक अंश प्लस इक से मिलकर बना है। आगे कह रहा है कि जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द आंशिक में एक प्रत्यय है, एक प्रत्यय से बने शब्द अन्य वैज्ञानिक, वैदिक, लौकिक, दैनिक इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण शब्द खंड को चिन्हित कीजिए। अगर कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है, तो क्या है? पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, इनमें से कोई त्रुटि है तो नहीं है। तो पुलिस द्वारा कोई चोरी नहीं की जाती है। ठीक है, पुलिस द्वारा चोरी नहीं होगा, जो होगा गलती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है 27वां क्वेश्चन कि बधू उर्मी का संधि विच्छेद है। तो बधू उर्मी का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है बधू प्लस उर्मी, ऑप्शन बी है बधू प्लस उर्मी, ऑप्शन सी है बधू प्लस उर्मी, ऑप्शन डी है बधू प्लस उर्मी। तो बधू उर्मी का संधि विच्छेद होगा बधू प्लस उर्मी। ठीक है, ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा, बधू प्लस उर्मी। आगे कह रहा है कि दीर्घ संधि के अनुसार हस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः समान हस्व या दीर्घ हा ही उ स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर आ ई उ हो जाते हैं। धर्म प्लस अर्थ मतलब धर्मार्थ, बधू प्लस उर्मी बराबर बधूर्मी, नारी प्लस ईश्वर बराबर नारीश्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इन चारों में से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन ए पावक, ऑप्शन बी है अनिल, ऑप्शन सी है अनल, ऑप्शन डी है कृषाणु। तो भिन्नार्थक कौन सा है? पावक, कृषाणु है, अनल है, दहन है, ज्वाला है, हुताशन है, ये सब हमारे आग के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो अनिल है हमारा वायु का पर्यायवाची होता है। तो अनिल ये हमारा हवा, वायु, शखा, समीर इन सब का पर्यायवाची होता है। लेकिन पावक, अनल, कृषाणु, अग्नि, दहन, ज्वाला, हुताशन ये सब आग के पर्यायवाची होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनिल। कह रहा है कि पावक, कृषाणु तथा अनल अग्नि के पर्यायवाची हैं, जबकि अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष का विलोम बताइए। तो हर्ष का विलोम कौन सा होता है? ऑप्शन ए है खुशी, ऑप्शन बी है विषाद, ऑप्शन सी है उल्लास और ऑप्शन डी है आनंद। हर्ष का मतलब होता है खुशी, तो ये तो इसका समानार्थी है। आनंद ये भी समानार्थी है, उल्लास ये भी समानार्थी रहता है। लेकिन विलोम पूछा है तो हमारा विषाद हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हर्ष का विलोम होता है विषाद या फिर दुख, और जबकि खुशी का मतलब होता है खुशी, उल्लास और आनंद ये सभी के समानार्थी हैं। कह
कह रहा है कि हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि गंदला मेला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो गंदला मेला मलिन किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए है प्रलय, ऑप्शन बी है धवल, ऑप्शन सी है पंकिल, ऑप्शन डी है पमार। तो गंदला मेला मलिन ये सब हमारे पर्यायवाची होते हैं, किसके होते हैं? पंकिल के। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंकिल। पंकिल के पर्यायवाची होते हैं गंदला मेला मलिन, जबकि धवल का मतलब होता है उजाला यानी कि सफ़ेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गंदला मेला मलिन पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं, जबकि धवल का अर्थ होता है उजाला, प्रलय का अर्थ होता है विनाश और पामर का अर्थ होता है दुष्ट यानी कि खल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक के 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो 3 के फलक पर कौन सा अंक होगा? तो हमारा इसमें देख लीजिए, इसमें दिया गया है 5, इसमें दिया गया है 3, 5, 1 और इसमें दिया गया है 5, 2, 4। तो 5 के बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, इसमें 5 के बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। यानी कि जो ये 5 है इसके विपरीत 5 है और ये हमारा 3 है और फिर हमारा ये 1 है और यहाँ पे 5 है और ये हमारा 4 है और ये हमारा 2 है। तो इसने पूछा है 3 के विपरीत, तो हमारा ये 4 हो जाएगा। और ठीक है, तो किसी के विपरीत पूछे तो हम बता देंगे। 5 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 2 होगा। तो हमारे 3 के विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 6 व्यक्तियों एल एम एन पी क्यू और आर में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है परंतु एम से छोटा है। पी सिर्फ क्यू से लंबा है जबकि आर सिर्फ एल से छोटा है। इनमें से कौन सा है सबसे लंबे और सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन है एम और पी, ऑप्शन बी है पी और क्यू, ऑप्शन सी एम और एल, ऑप्शन डी एल और क्यू। और ये देख के लंबाई अलग अलग है। एन ओ और पी से लंबा है, तो एन जो हमारा है वो ओ और पी से लंबा है परंतु एम से छोटा है, परंतु ये एम से छोटा है। पी सिर्फ क्यू से लंबा है, तो ये पी है वो सिर्फ किससे लंबा है? सिर्फ हमारा क्यू से लंबा है। तो यानी जो हमारा क्यू होगा वो नीचे आ जाएगा, क्यू से लंबा, जबकि आर सिर्फ एल से छोटा है। जो आर है वो सिर्फ एल से छोटा है। तो कौन सा सबसे छोटे और बड़े को? सबसे बड़ा हमारा एल हो जाएगा और सबसे छोटा हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एल और क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है निम्न के प्रश्नों में दिए श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आया गया है? बताना आपको कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी है 56, ऑप्शन डी है 42। तो अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें, देखो ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है और ये 4 का है। तो 1, 2, 3, 4 इन हम जोड़ देंगे, 4 के साथ 8, 9, 10, तो 10 आ जाएगा। वैसे ये 5 का है, ये हमारा 4 का है, ये हमारा जो है वो 10 का है और ये हमारा 8 का है। तो 10 और 8 18, 18 और 5 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 4 24, 25, 26, 27, हमारा 27 आ गया। वैसे ये हमारा जो है वो 8 का है, ये हमारा जो है ये 12 का है, ये हमारा जो है 6 का है और ये हमारा 256 किसका है? ये हमारा है 16 का। तो कितना हो जाएगा? 16 और 12 कितना हो जाएगा? 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 8 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 6 37, 37, 38, 40, 41, 42 यानी 42 हो जाएगा ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इस प्रश्न में एक शब्द दिया, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा जो दिए गए शब्दों के अच्छे से नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा अच्छे से नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो हमारा इंटर है, तो ENTER, तो हमारा ई भी है, एन भी है, टी भी है, ई भी आर है, तो ये तो बन सकता है। ऑप्शन बी INBEN, तो आई है, एन है, बी है, ई है, एन है और TION, तो TION ये भी बन सकता है। तीसरा है INTEN, तो INTE और एन और TION ये भी बन सकता है और ENTR ये हमारा नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ENTR, तो ई है, एन है, टी है और ई है, लेकिन आर भी है, लेकिन TAIN TA कहीं नहीं दिया गया है इस वर्ड में, तो हमारा ये इसमें दिया गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी नहीं बन सकता। इस प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित शब्द को चुनिए जो अलग है। ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी CB रमन, ऑप्शन डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसमें से डॉक्टर राधाकृष्ण, CB रमन, राजगोपालाचारी को भारत रत्न मिला है, लेकिन आचार्य कृपलानी को नहीं मिला है, तो हमारे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आचार्य कृपलानी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आचार्य कृपलानी को छोड़कर शेष व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है।
शेष व्यक्तियों कह रहा है कि आचार्य कृपलानी को छोड़कर शेष व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का पोर्शन आ गया है, तो देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, यानी कि द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, तो किनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए है बाबर और लोधी, ऑप्शन बी है अकबर और हेमू, ऑप्शन सी है अली राजा और चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है अकबर और लोधी। अगर हम बात करें पानीपत के द्वितीय युद्ध की, तो वो हुआ था 1556 में और ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 में, जिसमें अकबर ने ये युद्ध जीत लिया था और हेमू की पराजय हुई थी। ठीक है, और हेमू को हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, कि हिंदू राजा था। और जो बाबर और लोधी था, इनके बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और वहीं पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था मराठा और अफगानों के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान शासक आदिल शाह सूर के वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद विक्रमादित्य हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आंख में एक तीर लग जाने के कारण वे आपा खो बैठा और अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, उन्होंने हेमू को गिरफ्तार करके मरवा दिया और पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत लिया। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने जीत लिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि चक्रवर्ती राजगोपाल गोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनसे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है लॉर्ड मेमो। सीडेड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूरे भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन यानी लुई फ्रांसिस एल्बर्ट बिटर जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि लुई फ्रांसिस अल्बर्ट बिटर निकोलस भारत के स्वतंत्र भारत के पहले और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे, जबकि वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखना, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 50वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयरन इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन ए है लगभग 20 से 22%, ऑप्शन बी है लगभग 25 से 27%, ऑप्शन सी है 40 से 42% और ऑप्शन डी है 32 से 35%। तो अगर हम बात करें पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की, तो वो मात्रा होती है लगभग 32 से 35%। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 32 से 35% होती है पृथ्वी की संरचना में लौह तत्व यानी आयरन की मात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पृथ्वी की संरचना में आयरन 32 और ऑक्सीजन 30, सिलिकॉन 15, मैग्नीशियम 13, सल्फर 2.9, निकल 1.8, कैल्शियम, एल्यूमिनियम तथा शेष अन्य तत्व पाए जाते हैं। भू रसायन शास्त्री FW काक के अनुसार पृथ्वी की भूपटल में लगभग 47% तक ऑक्सीजन होती है। ठीक है, आगे कह रहा है 56वां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट, यानी बस 2011 के जिस राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है। ऑप्शन ए है 661 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 573 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 828 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 785 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या का घनत्व है 828 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 828 प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जनघनत्व। ठीक है, आगे कह रहा है कि बस 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 828 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 8 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। ऑप्शन ए है 599 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6371 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6999 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 966 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें पृथ्वी के अर्धव्यास की तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 6371 किलोमीटर। हमारी पृथ्वी का अर्धव्यास 6371 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा और आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। अब तक ज्ञात उपग्रहों में एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका विषुवतीय त्रिज्या 6378 किलोमीटर है और ध्रुवीय त्रिज्या 6357 किलोमीटर है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल इसका होता है 16 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? यानी कि आजमगढ़, ऑप्शन बी है देवरिया, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है जौनपुर। तो कहाँ लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर में जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जिले और लिंगानुपात। आजमगढ़ में 1019 है, देवरिया में 1017 है, गोरखपुर में 944 है और जौनपुर में 1024 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? तो उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल के रूप में कभी नहीं रहे हैं। ऑप्शन ए है श्री चंद्रभानु गुप्ता, ऑप्शन बी है श्री एच.पी. मोदी, ऑप्शन सी है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और ऑप्शन डी है श्री बुरगुला रामकृष्ण राव। तो इसमें से श्री चंद्रभानु गुप्ता है, उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल के रूप में कभी काम नहीं किया। किसने? श्री चंद्रभानु गुप्ता ने। जबकि श्री एच.पी. मोदी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और बुरगुला रामकृष्ण राव तीनों ने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल के रूप में काम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 61वां क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच मूवमेंट महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई? यानी किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो हमारा ऑप्शन ए है पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन बी है क्विट इंडिया मूवमेंट एंड भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है दांडी मार्च नमक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो करो या मरो डू और डाई का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, जिसका अर्थ होता है भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर तरह का प्रयत्न करे थे। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टेक में हुई थी, जहां कुछ संशोधन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त को भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं रोक पाए, इसलिए इस आंदोलन को नेतृत्व भारत की प्रत्येक जनता के हाथ में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन कि व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी है 5 सितंबर, ऑप्शन डी है 9 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, विश्व भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की दिलाने और उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में तक प्रयास किया था। आगे हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट? यानी कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी है बुध ग्रह और ऑप्शन डी है बृहस्पति ग्रह। तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसके लिए आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल रंग कहा जाता है। वहीं जो शुक्र ग्रह होता है वो हमारा भोर का तारा और सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहलाता है और इसके कोई उपग्रह नहीं होता है। जबकि बुध ग्रह होता है वो हमारा सबसे छोटा ग्रह होता है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। बृहस्पति ग्रह जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सौर मंडल में मंगल ग्रह सूर्य की दूरी के क्रम में चौथे आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी से देखने पर इसकी छवि लाल दिखती है, जिस कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को हम युद्ध के भगवान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, युद्ध के भगवान के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है राजा राधाकांत देव। तो अगर बात करें आर्य समाज की तो इसकी स्थापना 1975 में
स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1975 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। साथ ही उन्होंने वेदों के लोटों का नारा भी दिया। वही राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना की थी। 1829 में लॉर्ड विलियम के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1975 में मुंबई में की थी, जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना था। भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना और उसके बाद प्रभाव को समाप्त करना था। ठीक है, आगे बढ़ 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ईयर बाद उर्दू डिक्लेयर्ड एज सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1986 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1982 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1989 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1991 में। तो उत्तर प्रदेश ने राज्य को में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया था वर्ष 1989 में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1989 में जो उर्दू थी वो राजभाषा घोषित हुई थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा उर्दू को शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। उसके बाद हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्लेस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। यानी निम्न में से कौन सा स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जमशेदपुर झारखंड, ऑप्शन बी है बर्नपुर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है झरिया झारखंड, ऑप्शन डी है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो इसमें से जो हमारा झरिया झारखंड है, ये स्टील के निर्माण से संबंधित नहीं है, जबकि झारखंड का जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल का बर्नपुर और पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, ये सब हमारे संबंधित है स्टील के निर्माण से। लेकिन जो हमारा झरिया झारखंड है स्टील के निर्माण से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। झरिया झारखंड राज्य का एक शहर है जो कोयला के उत्पादन के लिए जाना जाता है। उसके बाद हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लोकायुक्त ऑफ द फॉलोइंग इन उत्तर प्रदेश हैज सर्व्ड ऑफ द ऑफिस फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा था? ऑप्शन है न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति कैलाशनाथ गोयल, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति एन.के. मल्होत्रा, ऑप्शन डी है जस्टिस सुधीर चंद्र वर्मा। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य के किस लोकायुक्त का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यायमूर्ति एन.के. मल्होत्रा का जो कार्यकाल है वो सबसे ज़्यादा रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्तों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल न्यायमूर्ति एन.के. मल्होत्रा का है, जो 16 मार्च 2006 से 30 जनवरी 2016 तक पद पर बने रहे। न्यायमूर्ति मुर्तजा हुसैन 1983 से 1989 तक, न्यायमूर्ति कैलाशनाथ गोयल 1989 से 1995 तक और न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा 2000 से 2006 तक लोकायुक्त पद पर रहे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, यानी कि फ्रॉम वेयर हैज द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडियन हैज बीन टेकन। तो ऑप्शन ए है गया में स्थित बौद्ध विहार से, ऑप्शन बी है कलकत्ता में स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन सी है पटना में स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन डी है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है और वो लिया गया है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। आगे कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के ऊपर एक चिन्ह, बल्लरों में से यहाँ एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सिंह, एक सांड की उभरी हुई मूर्तियां हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस चिन्ह के स्तंभ के ऊपर कानून का धर्म रखा हुआ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 69 नंबर का क्वेश्चन अंडर द कन्या विद्याधन योजना द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अवार्ड्स द मोटिवेशनल प्राइज मनी आफ्टर क्लियरिंग पासिंग विच क्लास। यानी कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहित धनराशि प्रदान की जा रही है? ऑप्शन ए 5वीं कक्षा, ऑप्शन बी 8वीं कक्षा, ऑप्शन सी 10वीं कक्षा, ऑप्शन बी 12वीं कक्षा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12वीं कक्षा। ठीक है, 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर जो उत्तर प्रदेश सरकार वो कन्या विद्याधन योजना दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 70वां क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट फ्रॉम द सी लेवल। यानी निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, ऑप्शन बी है ऊटी, ऑप्शन सी है शिमला और ऑप्शन डी है डलहौजी। तो अगर हम बात करें पर्वतीय स्थान की ऊंचाई जिसकी समुद्र तल से सबसे ज़्यादा है तो हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा ऊटी। ठीक है, ऊटी की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है।
आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि हमारा जो पर्वतीय स्थान है समुद्र से उनकी ऊंचाई, दार्जिलिंग की 2050, ऊटी की 2240, शिमला की 2202, डलहौजी की 1970। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बट एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी आयंगर समिति, ऑप्शन डी है ठक्कर आयोग। तो अगर हम बात करें हमारी किसके आधार पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो सबसे पहले 42वां संविधान, तो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें हमारे मूल कर्तव्य जो थे वो जोड़े गए थे। और स्टार्टिंग में 10 जोड़े गए थे, फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसमें 100 और जोड़ दिया गया, तो टोटल हमारे 11 मूल कर्तव्य हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से, आयंगर समिति केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से तथा ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 75वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है बाबरनामा बाबर, ऑप्शन बी है शाहजहां मोहम्मद ताहिर, ऑप्शन सी है हुमायूं हुमायूं, और ऑप्शन डी तुझे के जहांगीर जहांगीर। तो कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो बाबरनामा बाबर ने लिखा है, बिल्कुल सही है। और जो हमारा हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम ने लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा है, तो ये भी सही है। और तुझू के जहांगीर, ये जहांगीर की आत्मकथा है, तो तुझू के जहांगीर जहांगीर की आत्मकथा है। बाबरनामा बाबर की है, शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर ने लिखी है, और हुमायूं नामा उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, तो मोहम्मद ये हमारा जो है हुमायूं नामा ये किसने लिखा है, ये हमारा गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो उनकी कौन थी, सिस्टर थी। ठीक है, गुलबदन बेगम। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जो हमारा बाबरनामा है वो बाबर ने लिखा है, शाहजहां नामा है मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखा है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, तुझू के जहांगीर जो है वो जहांगीर ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन डील्स विद, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए वित्त आयोग के गठन से, ऑप्शन बी है संविधान संशोधन से, ऑप्शन सी आपातकाल से, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग के गठन से। तो आर्टिकल 368 की बात करें तो इसका संबंधित संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, यानी प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 368 का संबंध किससे है, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। वही वित्त आयोग के गठन के बाद आर्टिकल 280 में की गई है। आपातकाल जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से है। 77 क्वेश्चन हम कह रहा है कि टू सिलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इन कंप्यूटर्स विच की शुड बी प्रिजीड, यानी किस कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है Ctrl+K, ऑप्शन बी है Ctrl+A, ऑप्शन सी Alt+Fs, ऑप्शन डी है Shift+A। तो अगर हम बात करें किसी कंप्यूटर की उस कुंजी की जिसको दबाने पर संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, Ctrl+A। ठीक है, क्या हो जाएगा, Ctrl+A हो जाएगा। किसी कंप्यूटर में Ctrl+A कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 15। तो बाइनरी संख्या यानी कि बाइनरी नंबर 1011 का दशमलव समतुल्य 11 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर सिस्टम, यानी निम्न में से क्या कंप्यूटर की प्रणाली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है PPP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है URL, ऑप्शन डी है EPF। तो क्या कंप्यूटर की प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा PF। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर की प्रणाली से संबंधित नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ट्रिपल पी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है ट्रिपल पी का मतलब? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वही एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यूआर का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, और जो कि कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित, लेकिन ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि है जो कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 80 क्वेश्चन कि परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज नॉन एज, यानी किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है सीडी रोम, ऑप्शन सी है रोम, और ऑप्शन डी है सीपीयू। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। और सीडी यानी कंपेक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो ये तो होंगे नहीं। तो हमारा जो रोम होता है यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी एक भंडारण का माध्यम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो।